हेलो फ्रेंड्स, मैं अंशुला गुप्ता फ्रॉम टारगेट फॉर आईक्यू। आप हमारे सभी स्टडी मटेरियल के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टारगेट फॉर आईक्यू। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे यहाँ जुडिशरी एंड अपर पीसीएस प्रीलिम्स एंड मेंस एग्ज़ाम्स के लिए बहुत सारे पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जो कि प्री और मेंस का पूरा मटेरियल प्रोवाइड करते हैं हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस में। आप इन सभी कोर्सेज की जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मैं यहाँ पर वही टॉपिक्स डिस्कस करूँगी जो एग्ज़ाम्स के लिए रेलेवेंट है। तो सिविल प्रक्रिया संहिता मतलब सिविल प्रोसीजर कोड 1908, जैसा कि इस नाम से ही क्लियर हो रहा है, यह एक प्रोसीजरल कोड है। तो सबसे पहले प्रोसीजरल कोड क्या होता है? इस कोड में जो भी हमारे पास राइट्स या लाइबिलिटीज़ हमारे ऊपर होती हैं, उनको एनफोर्स कराने का तरीका बताता है। तो मतलब दो तरह के लॉज होते हैं, सब्सटैंटिव लॉ मतलब मौलिक विधि एंड प्रोसीजरल लॉ मतलब प्रक्रिया विधि। सब्सटैंटिव लॉ का मतलब होता है वह हमें हमारे राइट्स और ऑब्लिगेशंस के बारे में बताता है, जैसे कि भारतीय दंड संहिता में सभी ऑफेंसेस के पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। और प्रोसीजरल लॉ मतलब प्रक्रिया विधि हमें हमारे राइट्स और ऑब्लिगेशंस, जो भी हमें हमारे सब्सटैंटिव लॉज बताते हैं, उनको एनफोर्स करने का तरीका बताता है, जैसे कि सिविल प्रक्रिया संहिता, क्रिमिनल प्रक्रिया संहिता 1973 आदि। अब सिविल प्रोसीजर का क्या मतलब होता है? सिविल प्रोसीजर का मतलब होता है कि बॉडी ऑफ लॉ जिसमें मेथड्स और प्रैक्टिसेस दी गई हैं जो कि सिविल लिटिगेशन में प्रयोग की जा सकती हैं। सिविल लिटिगेशन मतलब सिविल मुकदमेबाजी में। और कोड का मतलब है एक सिस्टमैटिक कलेक्शन है लॉज का, जिससे इनकंसिस्टेंसी और ओवरलैपिंग अवॉइड की जा सके। तो सिविल प्रोसीजर कोड क्या है? यह एक ब्रांच है प्रोसीजरल लॉ की जो सिविल मैटर्स से डील करता है। यह प्रक्रिया ले डाउन करता है जो सिविल कोर्ट्स में फॉलो किया जाता है केसेस डिसाइड करने के लिए। अब कोर्ट की हिस्ट्री पढ़ते हैं। सबसे पहले 1859 तक मतलब 1859 तक कोई यूनिफॉर्म कोडिफाइड लॉ नहीं था सिविल कोर्ट्स के प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए। उस समय प्रेसिडेंसी टाउन्स जैसे बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा में क्राउन कोर्ट्स होती थी, और मॉफिसेस मतलब जो एरियाज प्रेसिडेंसी टाउन्स के बाहर आते हैं, मतलब रूरल एरियाज में प्रोविंशियल कोर्ट्स होती थी। तो 1859 में यूनिफॉर्म कोड पारित किया गया, पर यह कोड सुप्रीम कोर्ट और सदर दीवानी अदालत पर लागू नहीं होता था। फिर 1861 में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ और सुप्रीम कोर्ट एंड दीवानी अदालत को एबॉलिश कर दिया इस एक्ट ने। फिर इस एक्ट से कुछ हाई कोर्ट्स इस्टेब्लिश किए गए, जहाँ पर जगहों हैं बॉम्बे, मद्रास और कैलकाटा, और इन पर सीपीसी 1859 भी एप्लीकेबल किया गया। फिर 1908 तक कोड बार बार चेंज किया गया। तो ऐसा 1877 में दोबारा पारित हुआ, फिर 1878 में पारित हुआ, फिर 1882 में, और फिर 1908 में जो सीपीसी का कोड जो पारित हुआ है वो अभी तक चल रहा है, जिसमें समय समय पर अमेंडमेंट्स किए गए हैं ताकि हम पिछले डिफेक्ट्स से ओवरकम कर सकें। तो सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड यह 1908 में पास हुआ था। यह सेक्शन 1 में दिया गया है कि इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 जनवरी 1909। इसका ऑब्जेक्ट है टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू द प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस फॉलोड इन द सिविल कोर्ट्स ऑफ इंडिया। फिर यह लॉ कहाँ तक अप्लाई होता है? इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज। लेकिन सिंस 31 अक्टूबर यह लॉ अप्लाई होता है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में भी। 31 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी यह लॉ अप्लाई हुआ है। और किससे? एक्ट 34 ऑफ 2019। अब स्कीम ऑफ द कोड। हमारा कोड दो पार्ट में है। पहले पार्ट में 158 सेक्शंस हैं और दूसरे पार्ट में 51 ऑर्डर्स हैं, जिन हर ऑर्डर के अंदर कुछ रूल्स हैं, और इन रूल्स का नंबर वेरी करता रहता है, मतलब
अलग अलग हो सकता है, ऑर्डर टू ऑर्डर ये डिफ़र करेगा। और इसमें 8 अपेंडिसेस भी हैं जिसमें कि कुछ मॉडल फॉर्मेट्स दिए गए हैं, प्लीडिंग्स के, डिक्रीज के आदि। अब बॉडी ऑफ द कोड मतलब सेक्शंस में क्या दिया गया है, सेक्शंस में दिया गया है पावर ऑफ द कोड, कि कोड की कितनी पावर है, कौन सी कोड कितने ऑफेंसेस और किस टाइप के ऑफेंसेस ही मतलब देख सकती है, उन्हें ट्राई कर सकती है। और सेकंड पार्ट में दिया गया है मतलब स्केड्यूल, जो कि ऑर्डर्स हैं, उनमें दिया हुआ है प्रोसीजर, मेथड्स और मैनर्स, जिसमें कि जो हर कोर्ट का जुरिसडिक्शन है उनको उस जुरिसडिक्शन को ट्राई करने का, उसको फॉलो करने का उनके पास क्या तरीका है, ये चीज़ हमारे ऑर्डर्स और रूल्स में दी गई है। और अगर हमारे सेक्शंस और ऑर्डर्स या रूल्स में कोई डिस्प्यूट होता है इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट, तो जो कोड में लिखा गया है वो प्रिवेल करेगा और फिर रूल्स को हम उसके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब रूल्स आर सबऑर्डिनेट टू कोड। और प्रोविजंस जो है हमारे सीपीसी के वो भी अमेंड करे जा सकते हैं केवल लेजिस्लेचर के द्वारा, और कोर्ट्स के पास कोई भी पावर नहीं है इनको ऑल्टर या अमेंड करने के लिए। और सीपीसी जो है हमारा ये एक जनरल लॉ है और इट विल नॉट मतलब ये एक इन जनरल लॉ है एंड इट विल नॉट अफेक्ट लोकल और स्पेशल लॉज विच आर इन फोर्स। लेकिन अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है किसी लोकल और स्पेशल लॉ के साथ, तो जो भी लोकल और स्पेशल लॉ में लिखा होगा वो माना जाएगा सीपीसी के ऊपर। तो मतलब लोकल और स्पेशल लॉ विल प्रिवेल ओवर द सिविल प्रोसीजर कोड। मैं आशा करती हूँ आज आपने जो भी पढ़ा होगा वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इन केस ऑफ एनी डाउट्स आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। प्लीज़ डू रेफर द बेयर एक्ट फॉर मोर क्लैरिटी वाइल वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ स्टे एट होम एंड स्टे सेफ and don't forget to like, share and subscribe this video. Thank you.